शिवम अपने कमरे में आकर अपनी पंचिंग बैग में अपना गुस्सा उतारते हुए मन में ही सोच रहा था कि यह अभिमन्यु कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहा है। क्या कह रहा था कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मेरी बात कैसे टालेगी? तुम्हारी बात नहीं टालेगी और मेरी हर बात पे ना नुकुर और तो और मेरी बात सुनने में भी प्रॉब्लम है। तभी उसके रूम में नितिन आते हुए कहता है कि क्या हुआ शिवम जी, आज किसका गुस्सा उतार रहे हो? कुछ नहीं जीजू, वो बस ऐसे ही। आप बताइए, कुछ काम था? नहीं नहीं, बस वो ये कहना था कि कुछ सोचा या नहीं और अनन्या से बात की। क्या बताऊँ उसे, उसे तो मेरी बात सुननी ही नहीं है और उसके पास मेरे लिए टाइम भी नहीं है। वो बहुत बिजी है अपने दोस्त के साथ। दोस्त के साथ? मैं कुछ समझा नहीं। नितिन ने हैरान होते हुए कहा। कुछ नहीं जीजू, रहने दीजिए। नितिन उसकी हालत कुछ कुछ समझते हुए एक आइडिया निकालता है। अच्छा साले साहब, एक काम करिए, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, कल सगाई है पर अंगूठी की फिटिंग को लेकर के कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो क्या आप अनन्या के साथ जाकर देख लेंगे एक बार? क्या वो मेरे साथ जाएगी? उसके पास टाइम ही कहाँ है। अरे मैंने उससे बात कर ली है, वो नीचे आपका इंतज़ार कर रही है। आप चले जाइए ना। ठीक है, आप कह रहे हैं इसीलिए जा रहा हूँ, वरना मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी। वो अनन्या के साथ अपनी गाड़ी से निकल जाता है। गाड़ी में पूरे रास्ते शिवम अनन्या से कुछ नहीं कहता है। वहीं अनन्या भी हैरान थी कि आज ये इतना चुप कैसे है। वैसे तो हमेशा कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। वैसे ठीक ही है, ऐसे ही रहे। दोनों ज्वेलरी शॉप पर पहुंचते हैं और अनन्या ज्वेलर को रिंग की सही साइज देकर उसकी फिटिंग ठीक करने के लिए कहती है। ज्वेलर उससे कहता है कि आपको कुछ देर बैठना पड़ेगा, मैं ठीक कर देता हूँ। शिवम और अनन्या वहाँ कुछ और देखने लगते हैं। तभी शिवम की नज़र एक डायमंड रिंग पे जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो अनन्या के लिए ही बनी है। वो जाकर वहाँ की एक सेल्स गर्ल से बात करके वो रिंग खरीद कर बाहर चला जाता है। वहीं अनन्या एक चैन पसंद करती है जिस पे ओम का पेंडेंट होता है। वो ऐसी दो चैन खरीद लेती है और पेमेंट करके और सगाई की अंगूठी लेकर वहाँ से निकलकर गाड़ी में बैठ जाती है। पर शिवम वहाँ नहीं होता है तो अनन्या उसे कॉल करती है। तब तक शिवम वहाँ आ जाता है। कहाँ थे तुम? हम यहाँ घूमने नहीं आए थे, हमें घर भी जाना है, वहाँ भी काम है। पर शिवम पे तो जैसे उसकी कोई बात का असर ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप गाड़ी चलाने में बिजी था। वो जिस तरह से उसे इग्नोर कर रहा था वो अनन्या से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो वो भी अपना ध्यान उससे हटाने के लिए अपने फ़ोन से बाकी सारे कामों का जायजा लेने लगती है। घर पहुंचते ही वो सीधे अपने रूम में जाती है और डुग्गू को देखती है कि वो सो रहा होता है। तो वो नीचे आकर बाकी सारा काम देखने लगती है। चलो अनन्या, खाना खा लो, रीमा जी ने कहा। जी, मैं अभी आई। सब साथ खाना खा रहे होते हैं तभी अनन्या के फ़ोन पे अभिमन्यु का फ़ोन आ रहा होता है। बट फ़ोन साइलेंट मोड पे होने की वजह से अनन्या को पता नहीं चलता है। पर फ़ोन शिवम के सामने होने की वजह से वो देख लेता है, जिसे देखकर उसका पारा फिर से हाई हो जाता है। शिवम खाना खाने के बाद अपने रूम में चला जाता है और अनन्या को फ़ोन करके वहीं आने को कहता है। क्यों? तुम्हें क्या बात करनी है अभी? पूरे रास्ते तो मुंह फुलाकर बैठे रहे। अनन्या ने कहा। तुम्हें फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं? तुम्हें तो बस तुम्हारे दोस्त से मतलब है। तुम जानती हो कि मुझे बर्दाश्त नहीं कि कोई और तुम्हें छुए या तुम्हारी तरफ देखे भी। फिर भी उस अभिमन्यु के साथ इतने क्लोज क्यों होती हो तुम? होता कौन है वो तुम्हें खाना खिलाने वाला? दिल तो कर रहा है कि उसका मुंह तोड़ दूं। तुम उससे दूर ही रहा करो, समझी? शिवम एक सांस में ये सब बोलता गया। अनन्या उसके होठों पे उंगली रखते हुए कहती है कि हो हो गया तुम्हारा? सबको अपने जैसा समझ रखा है क्या? वो मेरा दोस्त है, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मेरी लाइफ मेरी मर्जी में जो भी करूँ। तुम किस हक से मुझे रोक रहे हो? और मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। अपने आप से और अपनी सौम्या से मतलब रखो। वैसे मैंने अभी तक पूछा नहीं, पर कहाँ है तुम्हारी वाइफ? यहाँ तुम्हारी बहन की शादी है और वो गायब है। ये सब सुनकर शिवम का गुस्सा तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और वो अनन्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। वो तो घर पे किसी ने भी उन्हें जाते हुए देखा नहीं, वरना सब कुछ खराब हो जाता।
अनन्या उससे अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर शिवम की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत थी। उसे गाड़ी में बिठाते हुए शिवम ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल जाता है। पूरे रास्ते वो शिवम से पूछे जा रही थी कि कहाँ ले जा रहे हो मुझे, पर शिवम कोई जवाब नहीं दे रहा था। बस उसकी आंखों में उस वक्त गुस्सा था। गाड़ी रोकने के बाद शिवम उसे अपने साथ एक घर में ले जाता है। उस घर के अंदर जाने के बाद शिवम दरवाज़ा बंद कर देता है। ये क्या कर रहे हो शिवम? मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए हो? मुझे घर जाना है और बहुत काम भी है। चले जाना, पर आज मेरी पूरी बात सुनने के बाद तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी और से प्यार कर सकता हूँ? उस दिन मैंने जो भी कहा वो मजबूरी में कहा था। तुम्हें पता है, मैं लखनऊ गया था। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि माँ की दोनों किडनी खराब हो गई है और जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बहुत कोशिश की, बट कोई डोनर नहीं मिला। उसी समय मुझे सौम्या मिली वहाँ। पहले तो मैंने उससे कोई बात नहीं की, पर फिर उसने मुझसे माफ़ी मांगी कि अब वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। तो मैंने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ, तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। तो उसने कहा कि वो अपना टेस्ट करवाने के लिए रेडी है, और किस्मत से डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि वो अपनी किडनी दे सकती है। ये सुनकर उसने कहा कि वो डोनर बनने के लिए तैयार है। तो मैं माँ और बाकी सबको यहाँ बुला लूँ। बस इन सब में इस तरह फंस गया था और नहीं चाहता था कि तुम भी परेशान हो जाओ। इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया और तुमसे बात भी नहीं की। फिर सब लखनऊ आ गए, और उसके बाद जिस दिन माँ का ऑपरेशन होना था, उससे बस कुछ वक्त पहले सौम्या ने मुझसे कहा कि वो अपनी किडनी तभी डोनेट करेगी जब मैं तुमसे वो सब कहूँगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूँ और उससे शादी करने का वादा करूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें चुनूं या माँ को। किसी एक को भी चुनना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था। दोनों ही मेरी ज़िंदगी की सबसे खास इंसान हैं, पर उस समय मुझे एक बेटे का फ़र्ज़ निभाना ज़्यादा ज़रूरी लगा। तो मैंने सौम्या से वादा कर दिया और उसके बाद वहाँ से चला गया। ऑपरेशन सही सलामत हुआ। माँ और सौम्या दोनों ठीक थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे क्या कहूँगा और कैसे। जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने तुम्हें फ़ोन किया और उसी फ्लैट में मिलने के लिए बुलाया और वो सब कहा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लिए आसान था वो सब कहना? वो भी उस लड़की से जो मेरी ज़िंदगी है, जिसके बिना मेरा दिल धड़कता ही नहीं है। उस दिन वो सब हुआ, उसके बाद तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर, और मुझे लगा कि शायद मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। फिर मेरी पोस्टिंग भी लखनऊ में हुई थी, तो मैं यहाँ चला आया। ये सब कहते कहते शिवम की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। तभी अनन्या ने उसके कंधे पे हाथ रखा। उसने पलट कर देखा कि अनन्या भी रो रही है। अनन्या उसके गले लग जाती है, रोते हुए कहती है कि इतना भी अपना नहीं समझा तुमने मुझे कि मुझसे अपना दुख बांट सको। सारा दर्द अपने दिल पे ही रखा। मैं इतनी पराई हूँ कि तुम्हारे लिए पता नहीं था। अनन्या उसे वहीं सोफे पे बिठाते हुए पानी देती है और कहती है कि फिर क्या हुआ, तुम्हारी शादी हुई तो सौम्या कहाँ है? मैंने सौम्या से कह दिया कि मुझे बस सिंपल सी शादी करनी है, तो वो मान गई थी। घर पे सब बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि मैंने ऐसा फैसला क्यों लिया है, खास करके माँ। पर मैंने किसी को कुछ भी ना बताने का फैसला लिया था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि नितिन जीजू मुझे वहाँ मिल गए, जो उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सौम्या ने अपनी किडनी नहीं थी, वो डोनर कोई और था जिसे सौम्या ने पैसे दिए थे, और जिस डॉक्टर ने माँ का ऑपरेशन किया था वो सौम्या के भैया थे। इसी वजह से ये सब इतनी आसानी से हुआ। पर नितिन जीजू ने मुझे सारी सच्चाई बताई और मेरी ज़िंदगी बचाई। मेरी शादी कभी हुई नहीं अनन्या, और अगर उस समय मेरी शादी भी हो जाती तो भी मैं हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करता अनन्या। मैंने अपने दिल से सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है अनन्या। ये सच सुनकर हैरान हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। वो बस रोई जा रही थी। तभी शिवम उसे पानी का गिलास देता है। उसे देखकर अनन्या और भी ज़्यादा रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे सिर्फ अपना दुख ही दिखा। मैंने सिर्फ तुम्हारा धोखा देखा, ये नहीं देखा कि तुमने ऐसा क्यों कहा है। सॉरी शिवम, मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे जो भी कहा उसके लिए तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो।
इससे ज़्यादा अनन्या कुछ कह ही नहीं पाई और रोने लगी। शिवम उसे चुप कराते हुए कहता है कि मैं तुमसे नाराज़ था ही नहीं, तो माफ़ करने का सवाल ही नहीं आता है। माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए उस दिन के लिए, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया अनन्या, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे अब नाराज़ नहीं हूँ बुद्धू। वैसे अब चले घर पे, बहुत सारा काम है और कल तुम्हारी बहन की सगाई है और डुग्गू भी मुझे ढूंढ रहा होगा। वैसे ये घर किसका है? अनन्या ने कहा, ये घर किसका है और बाकी सब मैं तुम्हें सब सगाई के बाद बताऊंगा। अब चलो, वरना डुग्गू तुम्हें ना देख करके परेशान हो रहा होगा। वो मुझे पता है कि वो तुम्हारा बेटा तुम्हें लेकर बहुत पजेसिव है। दोनों एक साथ घर के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं अभी अनन्या को कॉल करता है। जब शिवम देखता है कि अभी फिर से कॉल कर रहा है तो वो फ़ोन काट देता है, फिर फ़ोन बंद कर देता है। ये क्या किया शिवम तुमने? मेरा फ़ोन बंद क्यों किया? और अभी कोई काम होगा इसलिए वो फ़ोन कर रहा है। हाँ मुझे पता है, वो बहुत काम करता है, पर वो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है हमेशा। यहाँ ही वो ऐसा कर रहा है तो पता नहीं कि वहाँ मुंबई में वो कितना ट्राई करता होगा। मेरा तो दिल करता है कि उसे ट्रेन में बिठाकर किसी ऐसी जगह पार्सल कर दूं जहां जाकर वो तुम्हें फ़ोन करना ही भूल जाए। वहीं अब मन्नू अनन्या के फ़ोन पे एक मैसेज करता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। शिवम घर पहुंचने के बाद अनन्या को फ़ोन कर देता है और कहता है कि उससे दूर रहना, मुझे नहीं पसंद वो। पर शिवम, वो सिर्फ मेरा दोस्त है, उसके दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है मेरे लिए। रहने दो, तुम नहीं समझोगे। और अनन्या अपना फ़ोन लेकर अंदर चली जाती है। वहाँ अभी पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। अरे अभी तुम यहाँ? हाँ, वो मैं तुमसे मिलने आया था, पर तुम कहाँ गई थी? और तुम्हारा फ़ोन भी बंद था। शिवांश भी कितना परेशान हो गया था, तुम तो जानते ही हो कि वो तुम्हारे बिना कितना परेशान हो जाता है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वो उसका बेटा है, उसे भी फिक्र है उसकी। तुम तो ऐसे जता रहे हो जैसे कि सिर्फ तुम्हें उसकी चिंता है। वो कहीं काम से गई थी और फ़ोन तो कभी भी किसी का भी बंद हो सकता है, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे? शिवम ने अंदर आते हुए कहा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है शिवम? मैंने तो ये सब अनन्या से कहा और कुछ भी गलत नहीं कहा। शिवांश परेशान हो रहा था इसीलिए मैंने ये सब कहा। अभी ने गुस्से से कहा, तुम दोनों चुप करोगे? ये कोई तरीका है बात करने का? ऐसा लग रहा है जैसे दोनों अभी एक दूसरे का मर्डर कर दोगे। अब दोनों में से कोई कुछ नहीं कहेगा। शिवम, तुम अपने कमरे में जाओ और अभी तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर तो शिवम के गुस्से का हवा मिल गई। वो पैर पटकते हुए वहां से चला गया। अनन्या भी अभी को लेकर अपने कमरे में चली गई। अब बताओ अभी, क्या बात करनी थी तुम्हें? अभी बोलने ही वाला था कि तभी टुक्कू वहां आता है और कहता है कि मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? देखो ना, मैं गिर गया था और मुझे चोट भी लग गई थी और फिर बड़ी ने दवा लगा दी। कहाँ चोट लगी डुग्गू? देखो तो, ज़्यादा दर्द तो नहीं है ना? अनन्या उसे अपने सामने बिठाते हुए उसकी चोट देखने लगी। नो नो मम्मा, इतनी भी नहीं लगी है कि आप परेशान हो जाओ। वैसे भी मेरे पास तो सुपर मॉम है ना, तो मुझे कुछ कैसे होगा। अच्छा ठीक है, अब तुम यहाँ रेस्ट करो और यहाँ से हिलना मत। मैं अपना सारा काम करके यहीं तुम्हारा डिनर लेकर के आऊँगी। ओके मम्मा, थैंक यू सो मच। अभी तुमने डुग्गू का ध्यान रखा। अरे कोई बात नहीं अनन्या, तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? अब बताओ अभी क्या बात है? कुछ नहीं अनन्या, मैं तो बस ये कहने आया था कि कल सगाई है तो सारी तैयारियां परफेक्ट होनी चाहिए और मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो बताना। ज़रूर बताऊंगी, पर अभी तक तो सब काम सही तरीके से हो रहे हैं। और अभी शिवम की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। इट्स ओके अनन्या, तुम भी कहाँ उसकी बात कर रही हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मुझे कल तुम्हें कुछ बताना है अपनी लाइफ के बारे में, तो सगाई के बाद कहीं जाना मत। ओके अभी, चलो अब तुम भी आराम से घर जाना और वंस अगेन थैंक यू। अब अगर तुमने थैंक यू कहा तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। अपना ध्यान रखना, मैं कल मिलता हूँ तुमसे। ओके बाय अभी। उसके जाने के बाद अनन्या नीचे जाकर शिवांश के लिए खाना लेकर आती है और उसे खिलाकर सुला देती है। उसे सुलाने के बाद वो चेंज करके अपने सारे असिस्टेंट्स से बात करके उन्हें कल का सारा अरेंजमेंट समझाकर सोने जा रही होती है कि तभी शिवम उसे मैसेज करता है कि उसे कुछ बात करनी है तो वो छत पे आ जाए। अनन्या छत पर जाकर देखती है कि वहाँ कोई नहीं है तो वो वापस जाने लगती है। तभी
कोई उसका हाथ पकड़ कर खींचता है। वो बस चिल्लाने ही वाली होती है कि तभी शिवम उसके मुंह पर हाथ रखकर कहता है कि अरे यार मैं हूँ, खाम का पूरे घर को इकट्ठा कर देती है अभी। अनन्या शिवम के पैर पे जोर से अपना पैर मारते हुए कहती कि इडियट, मुझे 1 सेकंड के लिए डरा दिया। अब जल्दी से बताओ क्या बात करनी है तुम्हें। मुझे नींद आ रही है और कल मेरा दिन बहुत बिजी रहेगा। 1 मिनट, उस अभिमन्यु के साथ तो बात करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और मुझ में कौन से कांटे लगे हुए जो मेरे साथ 2 पल भी नहीं रह सकती हो। ऐसा कुछ नहीं है शिवम, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। अब बोलो भी क्या बात है। वो बात ये थी कि छोड़ो, नहीं बताना मुझे। ठीक है मत बताओ, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो जाने लगती है। तभी शिवम कहता है कि कितना बदल गई हो तुम, पहले तो ऐसी नहीं थी। मुझे देखो, मैं आज भी वैसा ही हूँ। उससे तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले करता था। इनफैक्ट मेरा प्यार तो रोज़ बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, और तुम्हारा शक भी बढ़ता जा रहा है। सॉरी, मैं तुम पे शक नहीं करता हूँ, बस तुम जानती हो कि मैं तुम्हें लेकर के कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हो जाता हूँ। बट शिवम, अब पहले जैसी बात नहीं है। अब मेरे साथ मेरा बेटा है और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और अब तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ऐसा कहकर अनन्या चली जाती है और शिवम वहीं खड़ा खड़ा कुछ सोचने लगता है। अगले दिन सुबह से ही अनन्या उसी हाल में रहती है जहाँ सगाई होनी होती है। सारा दिन उसका काम में ही निकल जाता है। वहीं शिवम के पापा भी वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद उन्हें सब पता चलता है तो वो ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि अब शायद शिवम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। वहीं आज अभिमन्यु बहुत खुश था कि वो अनन्या से अपने दिल की बात कहेगा, और यहाँ शिवम ने भी कुछ ऐसा ही सोच रखा था और अनन्या को तो कोई खबर ही नहीं थी कि ये दोनों क्या करेंगे। सारा काम खत्म करवा कर अनन्या घर आ जाती है। वहीं सब तैयार होने के बाद वेन्यू जाने के लिए निकल जाते हैं। बस शिवम और अनन्या को तैयार होना बाकी था। डुग्गू तैयार था तो वो बाकी सबके साथ चला गया। वहीं शिवम तैयार होकर अनन्या को आवाज़ देता है, चलो अब जल्दी करो, हमें लेट ना हो जाए। आ रही हूँ शिवम, अब क्या उड़कर आ जाऊँ। जैसी अनन्या बाहर आई, शिवम उसे देखता ही रह गया। ब्लू कलर की साड़ी में अनन्या कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वैसे तो वो शिवम को हमेशा ही अच्छी लगती थी, पर आज तो उसने शिवम को फेवरेट कलर की साड़ी पहनी थी, तो बात ही कुछ और थी। उस पे से उसके लंबे काले बाल जो कमर तक आ रहे थे, उसकी खूबसूरती पे 4 चांद लगा रहे थे। शिवम उसे देखते ही फ्रीज हो गया था। अब क्या कर रहे हो शिवम, यहाँ भूत बन करके खड़े हो गए हो। चलो, अब देर नहीं हो रही है तुम्हें, अभी तो इतना चिल्ला रहे थे, अब चलो जल्दी। पर शिवम पे तो कोई जैसे असर ही नहीं था। शिवम उसकी तरफ बढ़ते जा रहा था और वो पीछे जा रही थी। अचानक वो दीवार से जा लगी और शिवम उसके बिल्कुल सामने था। अनन्या को अपने चेहरे पे शिवम की सांसें महसूस हो रही थी। पता नहीं शिवम क्या करना चाह रहा था। तभी शिवम उसकी आंखों से काजल लेकर उसके कान के पीछे टीका टीका लगा देता है। फिर मुस्कुराकर कहता है कि अब ठीक है, अब चलो। और अनन्या उसके पीछे मुस्कुराकर चल देती है। वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और शिवम ड्राइव करने लगता है और एफएम पे गाना चला देता है। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छू कर तू जो कहे जीवन भर, तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा। छू कर आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियाँ जहाँ भर के तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन है, तू ही जीने का सहारा। छू कर ये गाना कहीं ना कहीं शिवम के दिल का हाल कह रहा था। वहीं अनन्या भी पूरे दिल से इसे फील कर रही थी। गाड़ी चलाते हुए शिवम बार बार अनन्या को चोरी छुपे देख रहा था और आज जो होने वाला है उसे सोच सोच कर मुस्कुराया जा रहा था। सामने देखो शिवम, और गाड़ी सही से चलाओ। अनन्या ने सामने देखते हुए कहा, तुम्हें सब पता होता है फिर भी अनजान बन जाती हो। एक बार मेरी तरफ देखा भी नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। ये नहीं कि मेरी तारीफ में 2 शब्द कह दो, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है। शिवम ने अनन्या को देखते हुए कहा, तारीफ तो तब करूँगी ना
जब तारीफ लायक लगोगे। आप चुपचाप गाड़ी चलाओ और मेरा सिर मत खाओ। अनन्या ने गाना चेंज करते हुए कहा। और अब की जो गाना बजा वो तो दोनों के जज्बातों को बयां करने लगा और दोनों ही एक दूसरे को चुपके चुपके देखने लगे। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूँगा, बस वही उम्र भर रहूँगा, बस वही उम्र भर। हाय जितनी हंसी ये मुलाकातें हैं उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं। आऊँ ना होश में मैं कभी बाहों में है तेरी जिंदगी। हाय सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर। तब तक वेन्यू भैया आ गया और अनन्या गाड़ी से उतरकर फोन पे बात करते हुए जाने लगी। एक बार देखा भी नहीं मेरी तरफ और अब फोन पे बिजी हो गई। अभी देखना अंदर कितनी सारी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमेंगी, पर यह है जिसने मुझे नजर भर कर देखा भी नहीं। तभी एक ट्रक दूसरी तरफ से तेजी से आ रहा है और अनन्या तो फोन पे बात करते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, तो उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही शिवम ये सब देखता है तो वो दौड़ते हुए आकर अनन्या को अपनी तरफ खींच लेता है और अनन्या उसकी बाहों में छुप जाती है। ये सब क्या है अनन्या, ऐसे कौन रास्ते पे चलता है? आंखें क्या घर पे छोड़ आई हो? अभी कुछ हो जाता तो मेरा और डुग्गू का क्या होता, सोचा है तुमने? इन शॉर्ट एंग्री यंग मैन मोड ऑन हो गया है। हमेशा इतने बड़े बड़े डायलॉग्स देती हो, पर आज खुद के लिए क्या हुआ? बेवकूफ लड़की, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता, पर तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना मेरे जीने या मरने से। मैं ठीक हूँ शिवम, तुम इतना परेशान मत हो। सॉरी वो मेरा ध्यान नहीं रहा और मैं फ़ोन पे ये बात वो पूरी करते उससे पहले शिवम उसका फ़ोन लेकर ज़मीन पर फेंक देता है। लो, ख़त्म हो गया सारा सियाप्पा। इसी फ़ोन की वजह से तुम्हारा ध्यान नहीं था ना। अब ना ये फ़ोन है, ना ही तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा। और वो उसका हाथ पकड़कर उसे वेन्यू के बाहर गेट पे छोड़कर अंदर चला जाता है। शिवम रुको तो, मेरी बात सुनो। पर शिवम जा चुका था। अनन्या मन मारकर फिर भी अंदर जाती है और सारी तैयारियां देखने के बाद डुग्गू को खोजने लगती है और उसे ढूंढते हुए वो स्टेज पे जाती है जहाँ शिवम और डुग्गू साथ साथ बैठे थे। वहीं मुस्कान और निखिल के साथ दोनों की फैमिली भी होती है। पंडित जी पूजा करने के बाद उन दोनों को अंगूठी पहनाने को कहते हैं। दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं और दोनों के ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। शिवम बहुत गुस्से में था। वो अनन्या की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। अनन्या बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, पर वो उससे दूर ही भाग रहा था। अनन्या उसके पीछे जा रही होती कि तभी, सुनो ना अनन्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अभी ने उसे रोकते हुए कहा। जो कि शिवम ने देख लिया तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। देखो अभी, हम बाद में बात करेंगे, इस समय मुझे बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़ अभी। और वो फिर से शिवम से बात करने की कोशिश करने लगती है। फंक्शन ख़त्म होने के बाद सब घर के लिए चले जाते हैं। सिर्फ अनन्या वहीं रहकर अब मन्नू से शादी की बाकी रस्मों के बारे में कुछ बात कर रही होती है। डुग्गू भी थक थक कर गाड़ी में ही सो गया था, तो वो शिवम के साथ आ गया था। घर आकर शिवम देखता है कि अनन्या अभी तक नहीं आई है, तो वो डुग्गू को अपने कमरे में ही सुला लेता है और रीमा जी को अपने कमरे में जाते हुए कहता है कि माँ, डुग्गू मेरे कमरे में सो रहा है, अनन्या आ जाए तो आप उसे बता देना मैं जा रहा हूँ सोने, तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। पर राशु, वो अभी तक आई नहीं और उसका फ़ोन भी बंद है। मुझे तो चिंता हो रही है, इतनी रात हो गई है, उसका अकेले आना भी ठीक नहीं है। तू जाकर एक बार देख लेना। वैसे भी आजकल ज़माना सही नहीं है। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, पर आप चिंता मत करना और सो जाना। शिवम गाड़ी की चाबी लेकर निकल जाता है और रास्ते में बस अनन्या के बारे में ही सोच रहा था कि मैंने उसका फ़ोन भी तोड़ दिया, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना हो, वो मुझे इन्फॉर्म भी नहीं कर पाएगी। वो गाड़ी स्पीड से चला रहा था और सीधे वेन्यू के बाहर ही जाकर रुका। जैसे वो गाड़ी से बाहर निकला, सामने से अनन्या और अभी एक साथ बाहर आ रहे थे। शिवम गुस्से में उन दोनों के सामने जाकर कहता है कि अनन्या चलो मेरे साथ, माँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही है। और वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। गाड़ी में बैठते हुए वो गाड़ी स्पीड में चला कर ले जाता है। अनन्या समझ रही थी कि शिवम उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसीलिए वो उससे बात करके उसकी नाराज़गी ख़त्म करना चाहती थी। वो शिवम, मेरा फ़ोन भी टूट गया है और तुम सब चले गए थे
और अभी को कुछ काम की बातें डिस्कस करनी थी। हम बस वही बातें कर रहे थे। मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा है। तुम्हारा जो भी मन करे वो करो। मुझे कोई वजह बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बस माँ की वजह से आया हूँ। बाकी तुम्हें जो भी करना है करो। उसकी बात सुनकर अनन्या को बहुत दुख होता है, तो वो आगे कुछ नहीं कहती। शिवम घर के सामने गाड़ी रोकते हुए कहता है कि डुग्गू मेरे कमरे में सो रहा है, तो उसे अभी जगाना सही नहीं होगा। तुम जाकर अपने रूम में सो जाओ। और वो वहाँ से जाकर अपने रूम में चला जाता है। अनन्या भी अपने रूम में जाकर परेशानी में इधर उधर घूम रही होती है कि अब शिवम को कैसे मनाए वो। शिवम इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। सुबह के 4 बजे अनन्या की आंख लगती है। अब देर से सोने की वजह से वो देर से उठती है, तो देखती है कि घर पे कोई भी नहीं है। वो शिवम के कमरे में जाकर उसे देखती है तो वहाँ डुग्गू भी नहीं होता है। डुग्गू को ना देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी शिवम बाहर आते हुए उससे बताता है कि सभी लोग निखिल और उसके परिवार के साथ शॉपिंग पे गए हैं और डुग्गू को मुस्कान अपने साथ ले गई है, तो उसकी चिंता मत करो। और उसके सामने एक बॉक्स रखते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, लो। ये क्या है शिवम? अनन्या ने पूछा। खुद ही देख लो। और वहाँ से निकलकर वो लिविंग रूम में चला जाता है। अनन्या वो बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें न्यू मोबाइल रहता है और उसमें अनन्या का सिम भी रहता है। मोबाइल देखकर अनन्या बहुत खुश हो जाती है। वो बाहर आकर शिवम को थैंक यू बोलती है। देखो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया। मैंने तुम्हारा फ़ोन तोड़ा था तो इसीलिए ला दिया है ये फ़ोन। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब तुम जाओ, मुझे कुछ देर अकेला रहने दो। पर शिवम, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम जा रही हो या मैं जाऊं यहाँ से? शिवम ने गुस्सा होते हुए कहा। प्लीज शिवम, तुम यहीं रहो, मैं जा रही हूँ। और अनन्या रोते हुए वहां से चली जाती है। अनन्या तो रोते हुए अपने रूम में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वहीं शिवम सोचता है कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया ना गुस्से में। पर मैं परेशान हूँ तो बस उसके लिए ही तो ना। वो भी चली गई। ये नहीं कि मुझे थोड़ा सा मना लेती, पर नहीं, अब मुझे ही मनाना पड़ेगा उसे। कुछ सोचते हुए वो नितिन को फ़ोन करके पूछता है कि उन्हें आने में कितना टाइम लगेगा। नितिन उन्हें बताता है कि उन्हें आते आते शाम हो जाएगी। क्यों, कुछ काम था क्या शिवम? ये सुनकर शिवम के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। नहीं नहीं जीजू, आप लोग आराम से आइए। वो बस मैंने यूं ही फ़ोन किया था। चलिए अब आप लोग अपनी शॉपिंग एंजॉय कीजिए, मैं रखता हूँ। फ़ोन रखकर शिवम अनन्या के रूम की ओर जाता है और उसे आवाज़ देता है। अनन्या, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अनन्या दरवाज़ा खोलकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी रहती है। काफ़ी देर तक दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। तो अनन्या पीछे मुड़कर देखती है कि शिवम सिर झुकाकर कान पकड़कर अपने घुटनों पे बैठा था। उस समय शिवम इतना मासूम लग रहा था कि अनन्या का दिल कर रहा था कि उसके गालों को खींच खींच कर लाल कर दे। ये क्या कर रहे हो शिवम? उठ जाओ, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी अनन्या, वो मुझे इस तरह तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पर कल जो भी हुआ, वो जब भी मुझे याद आता है मेरा सिर फटने लगता है। मेरे सामने अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? एक तो इतनी मुश्किल से तुम वापस मेरी ज़िंदगी में आई हो। मैं फिर से तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। तुम नहीं समझ पाओगी अनन्या, कल मेरा क्या हाल था। तुम्हें क्या लगता होगा कि मैं हमेशा तुम पे गुस्सा करता हूँ? पर उस गुस्से में भी तुम्हारे लिए फ़िक्र होती है, और उस गुस्से से कहीं ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अनन्या उसे उठाकर सोफे पर बिठाते हुए कहती, इट्स ओके, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। पर तुमसे बस एक ही बात कहनी है जो मैंने पहले भी कई बार कही है। अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीखो। पर नहीं, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। अनन्या बोले जा रही थी पर शिवम का सारा ध्यान बस उसके चेहरे पे था। कितनी मासूम लगती हो आज भी तुम। कुछ भी नहीं बदला है तुम में। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या मैं ही बोले जा रही हूँ? वैसे सॉरी शिवम, मैं आगे से हमेशा अपना ध्यान रखूंगी जिससे कल वाला हादसा दोबारा कभी ना हो। पर शिवम धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था और अनन्या पीछे हटते जा रही थी। पर एक समय पे वो सोफे के बिल्कुल किनारे पे आ गई थी। शिवम, ये तुम क्या कर रहे हो? अनन्या ने घबराते हुए पूछा। अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर अगर तुम मेरे इतने ही पास रही ना तो जरूर कुछ कर दूंगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पे ही माफ़ करूँगा। ये क्या बात हुई शिवम? मैंने तो तुम्हें झट से माफ़ कर दिया था, पर अब तुम ये कौन सी नई शर्त रख रहे हो? देखो, वो तुम्हारी बात थी,
मैंने तुम्हें हर्ट किया, उसके लिए माफ़ी मांगी और तुमने मुझे इतनी आसानी से माफ़ कर दिया, पर मैं इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। तो मेरी शर्त ये है कि आज रात 9 बजे मुझे उसी घर में मिलना जहाँ मैं तुम्हें लेकर गया था। और याद रखना, जब तुम वहाँ आओगी माफ़ी तभी मिलेगी, वरना। और इतना कहकर शिवम वहाँ से चला जाता है। अनन्या वहीं बैठी बैठी ये सोचने लग जाती है कि पता नहीं अब आज ये क्या करेगा। कुछ देर बाद अभी अनन्या को कॉल करके कहता है कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो वो आधे घंटे बाद उसे लेने आएगा, वो रेडी रहे। अनन्या शिवम को बताने में हिचकिचा रही थी कि कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। जैसे तैसे हिम्मत करके वो शिवम के कमरे में जाती है। वो मुझे तुमसे कुछ कहना था शिवम। हाँ कहो, क्या बात है? वो मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम की वजह से अभिमन्यु के साथ जाना पड़ रहा है। मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ, पर याद रखना 9 बजे तुम्हें मुझसे मिलना है, तो जहाँ भी जाना टाइम से आ जाना। और कल वाली गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आज मैं भी नहीं हूँ तुम्हारे साथ, समझी ना? उफ, तुम तो मुझे कोई छोटा बच्चा समझते हो, जैसे कि मैं जानबूझकर ये सब करती हूँ। वो सब मुझे नहीं पता। अब जल्दी जाओ और जल्दी से वापस आना। ओके, बाय शिवम। और अनन्या अभी के साथ चली जाती है। हाँ तो बताओ अभी क्या बात करनी है तुम्हें? वो अनन्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कहूँ। तुम तो सब जानती हो मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में। हाँ, पर तुम ये सब क्यों कह रहे हो? जो भी बात है वो सीधे सीधे बताओ। वो अनन्या माँ चाहती कि मैं शादी कर लूँ। तो ये तो बात बहुत अच्छी हुई। आखिरकार कब तक तुम इस तरह रहोगे? पिछले 5 सालों से देख रही हूँ तुम्हें, किस तरह तुमने सब कुछ संभाला है। अगर तुम नहीं होते तो आज आंटी जी और कुहू का क्या होता। पर अब तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। पर अनन्या, मैं किसी को पसंद करता हूँ और वो माँ और कुहू को भी पसंद है। तो प्रॉब्लम क्या है डफर? और वैसे कौन है वो लकी गर्ल? वैसे तुमने कभी बताया नहीं कि तुम किसी से प्यार करते हो। एक मिनट अनन्या, इतने सारे सवाल मत करो, वरना मैं और भी ज़्यादा नर्वस हो जाऊँगा। अच्छा ठीक है ठीक है, अब तुम अपनी बात कंप्लीट कर लो। वो अनन्या, मुझे ये कहना था कि तभी शिवम अनन्या को कॉल करता है। अभी 1 मिनट, शिवम फ़ोन कर रहा है, बस उससे बात कर लो। हाँ शिवम बोलो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बस मैंने तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कॉल किया था कि रात 9 बजे तुम्हें मुझसे मिलना है। हाँ मुझे याद है, मैं आ जाऊँगी। अब तुम फ़ोन रखो। सॉरी अभी, तुम कुछ कह रहे थे ना, बोलो। पहले तुम अपना फ़ोन साइलेंट करो तो, वरना कोई ना कोई फिर डिस्टर्ब करेगा। ओके अभी, लो, कर दिया साइलेंट। अब बोलो भी। वो अनन्या, मैं ये कहना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अभी से नहीं, जब से तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम्हें पसंद करने लगा था। बस कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने माँ से भी बात कर ली है, वो भी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। अब मैं तुमसे तुम्हारे मन की बात जानना चाहता हूँ। देखो अभी, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तुमने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैं जहाँ भी अकेली थी तुम मेरे साथ थे। पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मेरी लाइफ में तुम मेरे दोस्त हो, पर मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में उस तरह से नहीं सोचा। देखो, कुछ गलत मत समझना। अगर मेरी तरफ से तुम्हें कभी भी ऐसा लगा तो आई एम सॉरी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अनन्या, एक बार सोच कर तो देखो हमारे बारे में। हम दोनों की ही ज़िंदगी आधी अधूरी है। हमारे एक हो जाने से हम दोनों की ज़िंदगी का वो अधूरापन, वो सूनापन ख़त्म हो जाएगा। नहीं अभी, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं पाऊंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं है अभी। इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने दोस्त को खो दूँ। अब मैं जा रही हूँ। और अनन्या टैक्सी पकड़कर घर चली जाती है। घर आते आते उसे 7 बज जाते हैं। घर आकर वो देखती है कि अभी तक सब शॉपिंग से आ गए हैं। मम्मा देखो, मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है आज। शादी के लिए न्यू कपड़े खरीदे हैं। कैसे हैं ये? बहुत ही अच्छे हैं। पर तुम्हें यूँ किसी से नहीं लेना चाहिए था। मुझे कहते, मैं ले आती। वैसे खरीद कर किसने दिए? वो अनन्या दी। शिवम भैया ने अपना कार्ड दे दिया था। और ख़ास
कहा था कि शिवांश को जो भी लेना है उसे दिला दे। मुस्कान ने कहा, अब आप टेंशन ना लो, अब चलिए सब खाना खा लेते हैं। वैसे भी सब बहुत थक गए हैं, सारा दिन हमने बहुत मस्ती की है। मैं आपको कल अपने सारे कपड़े दिखाती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो सब। अनन्या ने किसी को भी कुछ ना बताने का फैसला किया और सबके साथ खाना खाने लगी। खाना खाकर सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वहीं अनन्या के फ़ोन में एक मैसेज आता है कि लेट मत होना। डुग्गू भी थक कर सो गया होता है तो अनन्या उसे रूम में सुलाकर उसी घर पर जाती है जहाँ शिवम ने उसे बुलाया था। वहां तक पहुंचते पहुंचते मौसम भी खराब होने लगा था। बादल गरज रहे थे और तेज हवा भी चल रही थी। वहां काफ़ी अंधेरा था तो अनन्या अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके शिवम को आवाज़ देती है, शिवम तुम हो यहाँ? शिवम। हालांकि उसे डर भी लग रहा था। एक तो रात के 9 बजे, उस पे से ऐसा मौसम और लाइट भी नहीं है। किसी को बताया भी नहीं कि कहाँ जा रही हूँ। कोई सियापा हो गया तो कोई आ भी नहीं सकता यहाँ। अनन्या पसीना पसीना हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ शिवम का इंतज़ार करे या यहाँ से चली जाए। अचानक से अनन्या का पैर किसी चीज़ से टकराया और वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे संभाल लिया। गिरने का सोचकर अनन्या जोर से चीखने लगी तो शिवम उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है कि इस मौसम में इस तरह चिल्लाओगी तो लोग समझेंगे कि कोई चुड़ैल है और डर के मारे भाग जाएंगे। शिवम की आवाज़ सुनकर अनन्या फट से उसके गले लगाकर कहती है कि कहाँ चले गए थे तुम? मुझे यहाँ बुलाकर खुद गायब थे। तुम्हें पता है अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। मैं कितना डर गई थी। शांत हो जाओ अनन्या, वो मौसम ऐसा हो गया है जिस वजह से लाइट चली गई है यहाँ। अभी कुछ देर में आ जाएगी, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो अनन्या को वहीं सोफे पे बिठाकर कैंडल खोजने लगता है तो अनन्या उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है कि कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे अकेले में डर लगेगा। कहीं नहीं, बस कैंडल लेने जा रहा हूँ और कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम डरो मत। पर अनन्या का डर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो शिवम उससे कहता है कि अच्छा चलो मेरे साथ। वो उसे अपने साथ किचन में ले जाता है जहाँ कैंडल थी। शिवम कैंडल जलाकर टेबल पे रखते हुए कहता है कि अब तो ठीक हो ना तुम? हाँ, बस इतना ही कह पाई अनन्या। शिवम कैंडल की रोशनी में अनन्या को देखते हुए सोचता है कि डरते हुए भी तुम कितनी प्यारी लग रही हो और इस कैंडल की रोशनी में तो तुम्हारा चेहरा और भी प्यारा और मासूम लगता है। क्या हुआ शिवम, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि तुमसे कैसे कहूँ। देखो, मुझे बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं आते हैं और ना ही मैं ऐसा कुछ कहूँगा, पर अनन्या मेरी ज़िंदगी में आज भी सिर्फ तुम ही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मैं, तुम और डुग्गू तीनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बस मान नहीं रही हो। पर अनन्या, कभी ना कभी तो तुम्हें इस सच को मानना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रहना चाहता हूँ। बहुत दूर रह लिए हम दोनों, पर अब नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो शिवम, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैं दोबारा तुमसे कह रही हूँ, मुझे नहीं करनी है किसी से भी शादी। मैं और मेरा मेरा बेटा खुश है अकेले। जिसे देखो वो मुझे मजबूर और अकेला समझकर मुझ पे एहसान करने चला आता है। अनन्या, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम पे एहसान नहीं कर रहा हूँ। देखो, तुम्हें जो करना है करो, बस मेरा पीछा छोड़ दो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अनन्या वहाँ से जाने लगती है। उसके पीछे शिवम भी उसे रोकने जाता है तो अंधेरा होने की वजह से वो टेबल से टकरा जाता है और टेबल पे रखा हुआ वास गिरकर टूट जाता है और शिवम के पैर में कांच का टुकड़ा लग जाता है और खून निकलने लगता है। अनन्या जब वास गिरने की आवाज़ सुनती है तो वो दौड़ती हुई वापस आती है और देखती है कि शिवम के पैर से खून निकल रहा है। तो उसे उठाकर वहीं चेयर पर बिठाते हुए दवाई का बॉक्स खोजती है। तब तक लाइट भी आ जाती है। अनन्या जल्दी से शिवम के चोट पे दवा लगाती है और कहती है कि देखा क्या हुआ? हमेशा अपनी मनमर्जी करते हो। कितनी लग गई तुम्हें? इतना खून निकल रहा है। मुझे कल इतना लेक्चर दे रहे थे, पर आज खुद को देखो। अब मैं गुस्सा करूं कल जितना? खुद को बर्दाश्त नहीं की। कोई कुछ भी बोले, भले दूसरे पे कितना भी चिल्ला लो। अनन्या लगातार बोले जा रही थी और शिव मुझसे देखे जा रहा था। अब क्या हुआ, कुछ बोलो, या आज भी गुस्सा करना है तुम्हें?
इतनी फिक्र करती हो मेरी, तो मान क्यों नहीं लेती हो कि मुझसे प्यार करती हो? मेरे लिए अपने कीमती आंसू मत बहाओ। मैं कौन हूँ तुम्हारा? शिवम का इतना कहना था कि उसके गाल पे एक जोर का थप्पड़ पड़ता है। ये क्या कर रही हो? एक तो मुझे चोट लगी है, उस पे से मुझे ही मार रही हो। पागल हो गई हो? पागल मैं नहीं, तुम हो जो हर समय बकवास करते हो। दोबारा ऐसी बकवास की ना तो दोनों गाल लाल कर दूंगी, समझे? अच्छा, इतना हक जमा रही हो मुझ पे क्यों? क्योंकि मैं कहते कहते अनन्या रुक जाती है। क्या हुआ, आगे बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तभी जोर से बादल गरजने की आवाज़ आती है और लाइट भी चली जाती है और अनन्या डर कर शिवम की बाहों में छुप जाती है। शिवम भी उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहता है कि अगर लाइट के जाने से तुम मेरे इतने पास आ जाओगी तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये लाइट कभी आए ही ना और ये बादल हमेशा गरजते रहे और तुम भी हमेशा मेरे इतने ही पास रहो। उसकी बात सुनकर अनन्या रोने लगती है। तुम बहुत बुरे हो, कभी खुद ही मुझे खुद से दूर, इतना दूर कर देते हो और कभी खुद के इतना पास बुला लेते हो। सॉरी अनन्या, वो एक बार बस मेरी मजबूरी थी। बट आई प्रॉमिस, अब तुम्हें और डुग्गू को खुद से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा। हमेशा दोनों मेरे दिल में रहोगे, पक्का ना? अनन्या ने रोते हुए पूछा। हाँ, पक्का तो। बस तुम रोना बंद करो, वरना मैं कुछ और तोड़ दूंगा और फिर मेरे पैर में लग जाएगा तो तुम मुझे डांटना मत। अनन्या के आंसू पोंछते हुए शिवम उसे कहता है कि अब बताओ, शादी करोगी मुझसे? हाँ, अनन्या शर्माती हुई कहती है। तभी लाइट आ जाती है। देखा ना, तुमने हाँ कहा तो इस घर में और मेरी जिंदगी में रोशनी आ गई। वो तो ठीक है, पर अब घर चलें। वहाँ किसी को भी पता नहीं है कि हम दोनों यहाँ हैं और डुग्गू भी जाग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ चलो, वरना डुग्गू जाग गया तो पूरे घर में तुम्हें ढूंढेगा। दोनों साथ साथ वहाँ से निकल जाते हैं। अब तो आप सबको पता चल गया कि अनन्या क्या करेगी। अब जब सब कुछ अच्छा ही हुआ है तो आगे भी अच्छा ही हो सब, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। क्या आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।